यहाँ पर हम 9th क्लास चैप्टर 6 साइंस का है हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन, इसको शुरू करते हैं। हम पहले इस चैप्टर को मोशन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे समझेंगे कि मोशन में चेंज क्यों होता है। मोशन, सबसे पहले हम पिछले चैप्टर के कंसेप्ट को याद करेंगे कि पोजीशन किस तरीके से ये पोजीशन चेंज होती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे चेंज होते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वह मोशन में होता है। वेलोसिटी हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होने का क्या कारण है। यहीं से फोर्स का कंसेप्ट भी आता है। फोर्स को सिंपल लैंग्वेज में हम पुश या पुल कह सकते हैं। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट से मोशन में कर सकता है। जो फोर्स है जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है तो वो रेस्ट से मोशन में ला सकता है। उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अब यहाँ पर हम दो प्रकार की फोर्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। रियल लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट पर एक साथ कई फोर्स काम कर सकते हैं। यदि फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और उस समय नेट फोर्स 0 हो जाता है तो इन्हें हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। लेकिन यदि फोर्सेस बैलेंस नहीं होते तो उस समय नेट फोर्स जो होता है वो 0 के बराबर नहीं रहता और उन्हें हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी मोशन को अपोज करता है। यदि आप बाइसिकल की पेडल्स करना स्टॉप कर देते हैं तो बाइसिकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके धीरे धीरे रुक जाती है और इसका एक मेन रीज़न है फ्रिक्शन। इसी में हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब नेट फोर्स 0 होता है तो क्या होगा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसका आंसर देता है। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है तो मूव करता रहेगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करता। इसी टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। जो इनर्शिया है ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में चेंज को रजिस्ट करने की एक क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है। फर्स्ट लॉ के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि नेट फोर्स 0 ना हो तो क्या होगा। नेट फोर्स ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है F = m है। यहाँ पर नेट फोर्स Fa है और m मास और a एक्सेलरेशन है। यदि मास सेम है तो जितनी ज़्यादा फोर्स रहेगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा और यदि फोर्स सेम है तो जितना ज़्यादा मास उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा। यानी हैवी ऑब्जेक्ट को सेम एक्सेलरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। इसी में एक होता है मोमेंटम। इसके बाद हम मोमेंटम का कंसेप्ट समझेंगे। मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी P = m × v। यहाँ पर P को हम मोमेंटम, m को मास और v को वेलोसिटी से दिखाते हैं। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। सेकंड लॉ के बाद एक थर्ड लॉ आता है। फोर्स हमेशा इंटरेक्शन में आता है, यानी फोर्स के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वॉकिंग, यानी जो फीट हैं वो ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं और ग्राउंड हमें फॉरवर्ड पुश करता है। इसी प्रकार कैनू, जो पानी में चलने वाली डोंगी होती है, पैडल वाटर को बैकवर्ड पुश करता है और वाटर कैनू को फॉरवर्ड पुश करता है। रॉकेट भी इसका एग्जांपल है। रॉकेट गैसेस को डाउनवर्ड एक्सपेल करता है और गैस रॉकेट को अपवर्ड पुश करती हैं। तो कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस, जैसे न्यूटन्स लॉ केवल थ्योरी नहीं है, इसके बहुत सारे डेली लाइफ एप्लीकेशन हैं। कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, हैंड को बैकवर्ड करने से स्टॉपिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होता है और फोर्स कम लगता है। एयरबैग्स जो गाड़ियों में कार में रहते हैं, कोलिजन के दौरान स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज करके पैसेंजर पर एक्टिंग फोर्स को ये कम कर देते हैं। वॉकिंग, फ्रिक्शन और न्यूटन्स थर्ड लॉ की हेल्प से हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। रॉकेट जो न्यूटन्स थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पर लिफ्ट ऑफ करता है।
चैप्टर 4 में आपने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की टर्म्स में डिस्क्राइब करना सीखा था, लेकिन हमने यह कंसीडर नहीं किया था कि मोशन होने का क्या कारण है। क्या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी में चेंज होने के पीछे कोई कारण होता है? इस कॉज की नेचर क्या है और हर मोशन के लिए कोई कॉज जरूरी होता है? इस चैप्टर में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज क्यों होते हैं। साथ ही हम न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन को भी समझेंगे और सीखेंगे कि इन्हें डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ फोर्स जो टॉपिक आता है, इसको पढ़ते हैं। आपने पढ़ा है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग इफेक्ट डाल सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को मूव करा सकता है और फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है। फोर्स किसी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। एक बॉल रेस्ट में है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मूव करने लगती है। क्रिकेट बैट द्वारा क्रिकेट बॉल पर लगाया गया फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अपनी फिंगर से फोर्स लगाकर लेमन को स्क्वीज करने पर उसकी शेप चेंज हो जाती है। फोर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी फोर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की जाती है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट में एक्ट करता है। मैग्नेट के लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लिक्विड में रखे ऑब्जेक्ट पर बायोवेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसलिए फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है। इसी तरह पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन होती है। ध्यान रखें कि यूनिट का नाम न्यूटन यानी स्मॉल n से लिखा जाता है और इसका सिंबल कैपिटल N होता है। फोर्स की मैग्नीट्यूड उसकी स्ट्रेंथ को बताती हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो जाएं तो फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मापते हैं? अब क्वेश्चन है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड को कैसे माप सकते हैं। आपने पहले स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके ऑब्जेक्ट का वेट मापा होगा, मेजर किया होगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। किसी ऑब्जेक्ट का वेट वास्तव में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे अर्थ उसे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। स्प्रिंग बैलेंस का यूज केवल वेट मेजर करने के लिए नहीं बल्कि फोर्स की मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए भी किया जा सकता है। जब आप स्प्रिंग बैलेंस के फ्री एंड को पुल करते हैं तो यह उस फोर्स को मापता है, मेजर करता है, जिससे आप बैलेंस के अंदर की स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं। एवरीडे लाइफ में डायरेक्टली फील किए जाने वाला बहुत छोटे छोटे फोर्स लगभग मिलियन न्यूटन यानी 10⁻³ न्यूटन के ऑर्डर के होते हैं, जैसे लाइट टच। लेकिन साइंटिस्ट स्पेशलाइज्ड एक्सपेरिमेंट में भी बहुत छोटे छोटे फोर्स लगभग योक्टो न्यूटन मीन्स 10⁻24 न्यूटन तक माप सकते हैं। अब फोर्स दो प्रकार की हैं, उसको हम पढ़ते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती हैं जहां किसी ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स काम कर रहा हो। अक्सर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी बॉक्स को पुश करना, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। मान लीजिए आप सरफेस पर रखे एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं। बॉक्स पर दो मेन फोर्स एक्ट यानी काम कर रहे हैं, आपके द्वारा लगाया गया पुशिंग फोर्स और मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। एक दूसरा एग्जाम्पल, बॉल फ्लोटिंग ऑन द वाटर, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। वाटर पर फ्लोट करती हुई बॉल पर भी दो तरीके का फोर्स काम करती हैं। अर्थ द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और वाटर द्वारा लगाया गया बायोवेंट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब क्वेश्चन है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करते हैं तो उनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। जैसे हम बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में देखते हैं, आपने टग ऑफ वार गेम खेला होगा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। एक रस्सी को दोनों तरफ से चार जो प्लेयर हैं वो खींचते हैं, जिसमें दो टीम रोप को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं। यदि दोनों टीम्स रोप को इक्वल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में पुल करें तो रोप मूव नहीं करती। ऐसे फोर्स को इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्लस अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं।
इन्हें हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता। अब नीचे इस पिक्चर में दिखाई गई है अनबैलेंस्ड फोर्स। जब टग ऑफ वॉर में एक टीम दूसरी टीम से ज़्यादा ताकतवर हो तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस नहीं रहते। ऐसे फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इस कंडीशन में रोप यानी रस्सी लार्जर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए बैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज नहीं होता और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज कर सकती है। जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स बैलेंस नहीं होते तो उस ऑब्जेक्ट पर नॉन जीरो नेट फोर्स एक्ट करता है। फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो नेट फोर्स जब निकालते हैं लार्जर फोर्स सब्सट्रैक्टेड बाय स्मॉलर फोर्स, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा लार्ज फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। मान लीजिए एक स्टॉल्ड कार को मूव कराने के लिए दो लोग सेम डायरेक्शन में उसको धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। इस सिचुएशन में फोर्स दोनों ऐड हो जाते हैं तो नेट फोर्स जो आता है F1 प्लस F2 और नेट फोर्स की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगी जिसमें वो दोनों फोर्स लगाते हैं। नेट फोर्स को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक टेबल पर रखे ब्लॉक पर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो फोर्स काम कर रहे हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। प्रत्येक केस में ब्लॉक पर एक्टिंग नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताना है। यदि ए में हम देखें दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और नेट फोर्स इसका 10 न्यूटन और 6 न्यूटन दोनों को जोड़ देंगे 16 न्यूटन हो जाएगा, तो डायरेक्शन जो होगी राइट साइड में होगी। बी केस में देखते हैं दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उसमें एक है 10 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन से 6 न्यूटन, लेकिन जब नेट फोर्स आ जाएगा तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 न्यूटन आ जाएगा और डायरेक्शन लेकिन जो आएगी राइट साइड में, क्योंकि 10 न्यूटन का लार्जर फोर्स राइट साइड में काम कर रहा है। सी में दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं और नेट फोर्स जो है वो दोनों एक में 10 में से 6 को घटाएंगे और 4 न्यूटन आता है। डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि 10 न्यूटन का लार्जर फोर्स भी लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है। अब फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल, कुछ सिचुएशन में फोर्स सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट नहीं करते बल्कि वे एक दूसरे से किसी एंगल पर एक्ट करते हैं। ऐसे केस में नेट फोर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कुछ सिचुएशन में किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई किए जाते हैं। इन फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट रोटेट या फिर टर्न करने लगता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। हैंडल बार पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करने पर वह टर्न करता है और टैप जो रहती है घरों में, इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करने पर टैप रोटेट करता है। इस कंसेप्ट के बारे में आप हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वेट लिफ्टर बारबेल को लिफ्ट करता है। बारबेल पर एक्ट करने वाले दो फोर्स के नाम बताओ। यदि वेट लिफ्टर बारबेल को स्टेडी रखता है, स्थिर रखता है, तो क्या ये फोर्स बैलेंस होती हैं? तो बारबेल में दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे वेट कहते हैं, अर्थ बारबेल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है। फोर्स अप्लाइड बाय वेट लिफ्टर बारबेल पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये दो फोर्स जो उस पर काम करती हैं। जब वेट लिफ्टर बारबेल को स्टेडी रखता है तो दोनों फोर्स इक्वल और मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इसलिए ये बैलेंस फोर्स होती हैं। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है, तो फोर्स बैलेंस है क्योंकि बारबेल स्टेडी रहता है। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि दो प्लेयर्स आर और एस एक आर्म रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। जिस इंस्टेंट पर आर्म फ्रंट डायरेक्शन में टिल्ट होती है, यानी पेज से आपकी तरफ, क्या दोनों प्लेयर्स द्वारा लगाया गया फोर्स बैलेंस है? यदि नहीं तो किस प्लेयर ने ज़्यादा फोर्स लगाया? यदि आर्म किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट या मूव करती हैं तो इसका मतलब है कि दोनों प्लेयर्स द्वारा लगाई गई ताकत बैलेंस नहीं है, फोर्स बैलेंस नहीं है, इसलिए उस इंस्टेंट पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। जिस प्लेयर के द्वारा लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में आर्म टिल्ट रहेगी उसी प्लेयर ने लार्ज फोर्स यानी ज़्यादा ताकत लगाई होगी। फिगर के अनुसार आर्म फ्रंट डायरेक्शन यानी हमारी तरफ बाईं तरफ
टिल्ट करती है, इसलिए फ्रंट डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाले प्लेयर ने लार्जर फोर्स लगाया होगा। तो फोर्स जो है यहाँ पर अनबैलेंस है। जो प्लेयर आर्म को फ्रंट डायरेक्शन पुश कर रहा है उसने लार्ज फोर्स एक्सर्ट किया है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एन ओवरलुक्ड बट ऑलवेज प्रेजेंट। आपने अर्लियर ग्रेड में पहली क्लासों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर पर रेस्ट में रखा है और आप उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या आपके द्वारा लगाया गया फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा? कई बार आपने अनुभव किया होगा कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के बाद भी वह मूव नहीं करता। उसे मूव कराने के लिए आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बॉक्स की बॉटम सरफेस और फ्लोर के बीच में, फर्श के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यह फोर्स आपके द्वारा लगाए गए फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। बॉक्स तभी मूव करना स्टार्ट करेगा जब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा। तब बॉक्स पर उसकी मोशन की डायरेक्शन में एक नेट फोर्स काम करेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है तो उस पर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा कुछ दूसरे फोर्स भी काम करते हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, ये ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल फोर्स, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है वह सरफेस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। इस सिचुएशन में वेट और नॉर्मल फोर्स दोनों बैलेंस होते हैं। वेट डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, लेकिन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एयर। जब बॉक्स एयर में मूव करता है तो उसके आसपास की एयर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, लेकिन कई सिचुएशन में एयर द्वारा लगाया गया फ्रिक्शनल फोर्स इतना स्मॉल होता है कि इसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। वाई डज ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप? ऊपर वाली जो पिक्चर है इसमें एक सिचुएशन दिखाई गई है कि एक बार बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देता है और आप उस पर फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है और आखिर में वो रेस्ट में आ जाता है। आपने एवरीडे लाइफ में कई ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे। जब आप बाइसिकल को पैडल करना स्टॉप कर देते हैं तो बाइसिकल कुछ डिस्टेंस करने के बाद वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाती है। जब आप किसी बॉल को पुश करना स्टॉप कर देते हैं तो वह भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आ जाती है। क्या इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मूव करते रहने के लिए हमें कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? मूविंग ऑब्जेक्ट पर हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यदि हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें तो फ्रिक्शनल फोर्स, जो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को धीरे धीरे कम कर देता है और लास्ट में उसको रेस्ट में ला देता है। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट सरफेस पर कैसे चेंज होता है। 4 10 रुपीज़ के सिक्के, कॉइन्स, एक लार्ज स्ट्रॉन्ग रबर बैंड और अडेसिव टेप ले लीजिए। डिफरेंट मटेरियल की हॉरिजॉन्टल सरफेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वुडन टेबल टॉप या सीमेंटेड फ्लोर और लेमिनेटेड टेबल टॉप और पॉलिश्ड मार्बल यानी टाइल्स वाली फर्श। ध्यान रखें कि ये सभी सरफेस लेवल हों। चारों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कीजिए, रख दो और उनके साइड के अराउंड अडेसिव टेप लगा दो उन्हें इकट्ठा रखने के लिए। अब वुडन टेबल टॉप पर रबर बैंड को अपने 4 फिंगर और थंब के बीच थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। रबर बैंड के दोनों एंड्स पर पॉइंट ए और बी मार्क कर दो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिर एक पॉइंट सी मार्क करो जहां तक रबर बैंड को स्ट्रेच करना है। रबर बैंड के एंड को ए और बी पर होल्ड करो और कॉइन के स्टैक को ए और बी के लगभग मिडिल में रखो। अब दूसरी हैंड की फिंगर से कॉइन के स्टैक को पीछे पुश करो जब तक रबर बैंड सी तक स्ट्रेच ना हो जाए। अब कॉइन के स्टैक को रिलीज कर दो और उसकी मोशन को ऑब्जर्व करो। आप देखेंगे कि रबर बैंड से कांटेक्ट खत्म होने के बाद कॉइन की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। कॉइन्स कुछ डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं, फाइनली वो कॉइन रेस्ट में आ जाते हैं। पॉइंट सी से कॉइन्स द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस को मापो और उसे रिकॉर्ड कर लो।
इस स्टेप को 2 बार रिपीट करो। अब यही एक्सपेरिमेंट लेमिनेटेड टेबल टॉप पर रिपीट करो क्योंकि उसका सरफेस थोड़ा अलग है। ध्यान रहे कि पॉइंट ए बी सी की डिस्टेंस पहले जैसी ही होनी चाहिए। क्या कॉइन्स का स्टैक वुडन टेबल की तुलना में लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करता है? क्या उसकी वेलोसिटी अब मोर स्लोली धीरे धीरे होती है? यदि हाँ तो इसका मतलब है कि लेमिनेटेड सरफेस पर फ्रिक्शन कम है। अब यही एक्सपेरिमेंट पॉलिश किए गए मार्बल या फिर टाइल्स वाले फर्श पर भी आप कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कॉइन्स का जो स्टैक है अब इवन लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ज़्यादा दूरी तय करता है? क्या उसकी वेलोसिटी और भी स्लो डिक्रीज होती है? इस ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये जो एक्टिविटी हमने करी इसमें कॉइन्स के स्टैक को रिलीज करने से पहले वह स्टेशनरी होता है। इसका मतलब है कि उस पर एक्टिंग फोर्स बैलेंस होती हैं। जब आप कॉइन्स को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स वैनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब स्ट्रेच्ड रबर बैंड कॉइन के स्टैक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और जिससे कॉइन मूव करना शुरू कर देता है। कॉइन्स का मूवमेंट यह बताता है कि फोर्स अप्लाइड बाय द रबर बैंड इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए कॉइन्स के स्टैक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स काम करता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस नेट फोर्स के कारण कॉइन्स की वेलोसिटी 0 से एक सर्टेन वैल्यू तक बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स कॉइन्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देता है। अब व्हाट हैपन्स आफ्टर लॉसिंग कांटेक्ट विद द रबर बैंड? जैसे ही कॉइन्स का स्टैक रबर बैंड से कांटेक्ट लॉस करता है, रबर बैंड द्वारा लगाया गया फोर्स उस पर काम करना बंद कर देता है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी भी कॉइन्स पर काम करती रहती है। यह फ्रिक्शन फोर्स कॉइन की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और इसी वजह से कॉइन्स की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, घट जाती है और फाइनली जो कॉइन्स है वो रेस्ट में आ जाता है। तो हर केस में रबर बैंड को सेम अमाउंट तक स्ट्रेच किया गया था। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग कंडीशन सभी की सेम थी, लेकिन फिर भी डिफरेंट सरफेस पर कॉइन्स का ट्रेवल डिस्टेंस भी डिफरेंट थी। इससे पता चलता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट सरफेस के लिए अलग अलग होता है, यानी अलग अलग सरफेस तो अलग अलग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रफ सरफेस पर जनरली फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट जल्दी स्लो होकर रुक जाता है। स्मूथ सरफेस पर जनरली फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट अधिक डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। अब सवाल यह है कि हम कैसे चेक करें कि अलग अलग सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वास्तव में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के माध्यम से भी यह पता लगा सकते हैं। एक्टिविटी में हम एक स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मापने की कोशिश करेंगे। एक स्प्रिंग बैलेंस और एक वुडन ब्लॉक लेते हैं और एक्टिविटी में यूज की गई किसी एक सरफेस पर स्प्रिंग बैलेंस को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं। अब चेक करते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस की स्केल रीडिंग 0 है। जब वुडन ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस से हुक से अटैच करते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, स्प्रिंग बैलेंस को धीरे धीरे इंक्रीजिंग फोर्स के साथ पुल करते हैं। जब वुडन ब्लॉक बस मूव करना स्टार्ट कर दे, उस समय स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को नोट कर लो। अब क्वेश्चन ये है कि रीडिंग क्या बताती है। वुडन ब्लॉक पर मेनली 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करते हैं। एक तो स्प्रिंग द्वारा लगाया गया पुलिंग फोर्स और एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। यदि ब्लॉक की वेलोसिटी न तो बढ़ रही है और न ही घट रही है, तो उस समय एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब है कि ब्लॉक पर एक्टिंग जो नेट फोर्स है वो 0 होता है। इस कंडीशन में अप्लाइड फोर्स बराबर होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। इसलिए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हमें वुडन ब्लॉक पर एक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताती है। अब एक्टिविटी में यूज की गई बाकी 3 सरफेस पर भी स्टेप को रिपीट करते हैं। अब सभी सरफेस के लिए स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है उसकी तुलना करते हैं। क्या अलग अलग सरफेस पर रीडिंग अलग अलग आती है? जिस सरफेस पर कॉइन ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की थी, उस सरफेस पर स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो सबसे स्मॉलेस्ट आती है। जिस सरफेस पर कॉइन ने सबसे छोटी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, उस सरफेस पर रीडिंग सबसे बड़ी आती है। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग ब्लॉक और उसके सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का
अप्रॉक्सीमेट मेजर देती है। स्मॉलर स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग का मतलब है स्मॉलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और लार्जर स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग का मतलब है लार्जर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम दोनों एक्टिविटी जो हमने ऊपर करी, इनसे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉलर होता है तो कॉइन्स की वेलोसिटी मोर स्लोली, बहुत तेज़ी से स्लो यानी घटती है। वे रेस्ट में आने से पहले लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी बहुत जल्दी घट जाती है और ऑब्जेक्ट छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और रेस्ट में आ जाता है। अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट जिसमें रिक्वायर्ड कंडीशन को रियल वर्ल्ड में क्रिएट करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम उस सिचुएशन को इमेजिन करके उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। मान लो आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल फ्लोर मिल जाए जिसकी सरफेस इतनी परफेक्टली स्मूथ नहीं है कि उनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो। अब इमेजिन करो कि आप एक्टिविटी 6.1 के स्टेप 3 और 4 इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रिपीट करते हैं। क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती है? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता। क्या ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट में आएगा? नहीं, क्योंकि अदर नेट फोर्स भी यहाँ पर काम नहीं करते, तो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी में इंडिपेंडेंटली मूव करता रहेगा। यदि फ्रिक्शन नहीं है और नेट फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, गैलीलियो गैलीली। एंशिएंट टाइम से में यह अच्छी तरह से ज्ञान था कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एक क्वेश्चन यह था कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहने के लिए भी कोई कंटिन्यूस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है? बहुत लंबे समय तक लोगों का मानना था कि मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली ने सोचा कि एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज के थ्रू इस आइडिया को चैलेंज किया। गैलीलियो ने बताया था कि यदि कोई बॉडी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कर रही है और उसकी मोशन में आने वाली सभी रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स या रेजिस्टिव फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो वह बॉडी इनडेफिनेटली मूव करती रहेगी, यानी नो अपोजिंग फोर्स, ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। गैलीलियो का यह आइडिया आगे चलकर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक आधार बन गया था। अब एक और साइंटिस्ट इसाक न्यूटन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसाक न्यूटन ने ऑब्जेक्ट की उस टेंडेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए इनर्शिया नाम का वर्ड यूज किया था, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चेंज को रजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। इसी आइडिया की हेल्प से न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉर्मुलेट किया था। इसके अलावा न्यूटन ने दो और ज़्यादा लॉज ऑफ मोशन दिए थे। फर्स्ट लॉ के अलावा न्यूटन ने अपने 3 लॉ ऑफ मोशन को 1687 में प्रेजेंट किया था। इन तीनों लॉज का फॉर्मुलेशन हिस्ट्री ऑफ साइंस का एक डिफाइनिंग मूवमेंट था। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन का नाम इसाक न्यूटन के सम्मान में रखा गया था। जब किसी यूनिट का नाम किसी आदमी के नाम पर रखा जाता है तो यूनिट का फुल नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, उसका जैसे न्यूटन, उसका सिंबल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल N में। तो यहाँ पर करेक्ट जो है न्यूटन लिखेंगे तो N यहाँ कुछ छोटा लिखेंगे, लेकिन सिंबल जब लिखेंगे तो कैपिटल N लिखेंगे। तो न्यूटन्स ने जो लॉ दिए थे उनमें है फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, और यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वह उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं करती। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्टिंग नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो ये रेस्ट में रहेगा। मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता तो इस प्रकार यहाँ एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इसलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड वेलोसिटी विल रिमेन
कांस्टेंट। एक पर्सन किसी मूविंग बॉक्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। यह फोर्स बॉक्स की बॉटम सरफेस और फर्श के बीच एक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। क्या बॉक्स कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा या कुछ समय बाद रेस्ट में आ जाएगा? बॉक्स पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो बॉक्स पर दो प्रकार का फोर्स काम कर रहे हैं, एक पर्सन द्वारा लगाया गया फॉरवर्ड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, इसलिए वे एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड फोर्स बराबर होगी फ्रिक्शनल फोर्स के और नेट फोर्स 0 आएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है तो वह अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, इसलिए बॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ करो जिस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं करता, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब किसी ऑब्जेक्ट पर नो नेट फोर्स एक्ट करता है यानी नेट फोर्स काम नहीं करता तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सकता है। फर्स्ट केस में यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, इसलिए उसका पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर पोजीशन कांस्टेंट रहती है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसलिए उसकी वेलोसिटी 0 और वेलोसिटी पूरे टाइम ही 0 रहेगी, इसलिए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जैसा कि नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। केस सेकंड को देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं करता तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वह सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, इसलिए उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी पोजीशन टाइम के साथ यूनिफॉर्म चेंज होती है, इसलिए उसका पोजीशन टाइम ग्राफ एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो किसी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को मूव कराने के लिए उस पर नेट फोर्स अप्लाई करना जरूरी होगा, लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहने के लिए किसी फर्दर फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज करनी हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना हो तो उस पर फोर्स अप्लाई करना जरूरी होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या उस पर कोई नेट फोर्स काम कर रहा है? यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रही हैं, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से नेट फोर्स 0 है, तो ऑब्जेक्ट पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उस पर एक्टिंग फोर्स बैलेंस हो सकती है। एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, नीचे दिए गई कौन सी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, यदि ऑब्जेक्ट पहले से मूविंग में है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से यदि नेट फोर्स 0 होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जो पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि नेट फोर्स यहाँ 0 है, और यदि मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वो करता ही रहेगा। और थर्ड केस में नेट फोर्स 0 होने पर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाली ही कंडीशन जो है वो पॉसिबल होती है। एक और क्वेश्चन है। रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन फाइंड करना डिफ़िकल्ट है जहां किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन एडिशनल फोर्स अप्लाई करके ऐसी कंडीशन क्रिएट की जा सकती है जहां ऑब्जेक्ट पर एक्टिंग नेट फोर्स 0 हो। इसे एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करो। मान लो एक बुक है और वो टेबल पर है रेस्ट में।
बुक पर दो प्रकार की फोर्स काम कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ बुक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है। एक होती है नॉर्मल फोर्स जो टेबल बुक पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड नॉर्मल फोर्स, इसलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो बुक पर फोर्स काम कर रही हैं लेकिन वे बैलेंस्ड फोर्स हैं, इसलिए बुक पर नेट फोर्स 0 है और बुक रेस्ट में ही रहेगी। अब आता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स नहीं लगता तब उसकी मोशन कैसी होती है। अब नेचुरल क्वेश्चन आता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसकी मोशन पर क्या इफेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पाते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी चेंज कर सकती है। वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, इसलिए फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्टिंग नेट फोर्स और उसके एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। अब यहाँ पर हम एक एवरीडे एक्सपीरियंस से जानते हैं कि यदि किसी बॉल को जेंटली पुश किया जाए तो वह धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करती है। इसका मतलब है कि स्मॉल अप्लाइड फोर्स के कारण बॉल में स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। दूसरी तरफ यदि बॉल को स्ट्रांगली पुश किया जाए तो वह रेस्ट से जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब है कि लार्जर अप्लाइड फोर्स से लार्जर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लार्जर फोर्स लार्जर एक्सेलरेशन, स्मॉलर फोर्स स्मॉलर एक्सेलरेशन। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करें। हमें ऐसी एक्टिविटी करनी होगी जिसमें सेम ऑब्जेक्ट यूज हो और सेम सरफेस यूज हो, ऑब्जेक्ट पर अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई किए जाते हों और हर केस में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन कंपेयर किया जाता हो। हाउ कैन वी अप्लाई फोर्स ऑन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। आपने अर्लियर पहले क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करती है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वेट डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए हम डिफरेंट वेट का यूज करके डिफरेंट मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जब किसी फिक्स मास वाले ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स अप्लाई किया जाता है तो एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस एक्टिविटी के लिए 4 बॉल बियरिंग व्हील्स की ज़रूरत होगी और 2 पेंसिल्स, एन एम्प्टी कार्ड बॉक्स जिससे कार्ट बनाया जाएगा, एक पेपर कप, एक पीस ऑफ पेपर जिसे पुली की तरह यूज किया जाएगा, लेंथ ऑफ थ्रेड और सम कॉइन्स अदर ऑब्जेक्ट्स जिन्हें कप में रखा जाएगा और एक वेइंग स्केल, उसको हम मास को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। कार्डबोर्ड बॉक्स के बॉटम के पास उसके साइड से 2 पेंसिल इंसर्ट करते हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में। ये पेंसिल एक्सेल की तरह काम करेंगी। हर पेंसिल के फ्री एंड पर व्हील अटैच करो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया। ये व्हील्स हैं, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है और ये पेंसिल्स हैं। यदि व्हील्स लूज हों तो पेंसिल एंड पर थोड़ा अडेसिव टेप के सहायता से व्हील को टाइटली फिट किया जा सकता है। अब बॉक्स के फ्रंट एंड पर एक धागा जोड़िए जिसे कार्ट को पुल किया जा सके। टेबल के एंड पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यह कार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और थ्रेड को टेबल के दूसरे एंड पर अटैच एक स्मॉल पाइप के ऊपर से पास कीजिए जैसा कि एक फिगर में दिखाया गया है। थ्रेड के दूसरे एंड पर एक कप अटैच कर दो। इस कप में कॉइन्स या अदर ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं उसका मास बढ़ाने के लिए। जब सिस्टम को रिलीज किया जाए तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कप नीचे की तरफ मूव करेगा। कप के नीचे मूव करने से थ्रेड कार्ट को कांस्टेंट फोर्स से पुल करेगा। वेइंग स्केल की हेल्प से कप और उसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट का टोटल मास मेजर कर लीजिए। कार्ट की मोशन का स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए और कार्ड को स्टार्टिंग लाइन से रिलीज कीजिए।
और वीडियो तब तक रिकॉर्ड करो जब तक कार्ड टेबल के दूसरे एंड पर लगे पाइप तक न पहुंच जाए। स्लो मोशन वीडियो देखकर कार्ड को रिलीज करने का टाइम और कार्ड के टेबल के दूसरे एंड तक पहुंचने का टाइम, दोनों टाइम को नोट कर लो। दोनों टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करके उसे T1 मान लो। अब कप और उसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट का मास डबल रख दो। फिर स्टेप 5 और 6 को दोबारा से रिपीट करो। इस बार मीजर्ड टाइम डिफरेंस को T2 मान लो। दोनों मीजर्ड टाइम की वैल्यू का एनालिसिस करते हैं। दोनों केस में कार्ड रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u = 0 होती है। दोनों केस में कार्ड सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस को हम s से दिखाते हैं। पहले केस में एक्सेलरेशन a1 और टाइम t1 मानते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन से जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है ut + 1/2at²। अब क्योंकि यहाँ पर u 0 है तो s यहाँ पर होगा 1/2 a1 और t1²। दूसरे केस में एक्सेलरेशन a2 है और टाइम t2 है तो यहाँ पर जो s होगा उसकी वैल्यू होगी 1/2 a2 t2²। क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस सेम है तो 1/2 a1 t1 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए a1 और t1² बराबर a2 और t2²। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a2/a1 = t1² अब एक्सपेरिमेंट से प्राप्त T1 और T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हम पाते हैं कि जब सेम कार्ड पर अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया गया तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। तो इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फिक्स मास वाले ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स बढ़ाने से उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। यानी नेट फोर्स यदि बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, नेट फोर्स घटती है तो एक्सेलरेशन घटता है। इसलिए एक्सेलरेशन अप्लाइड नेट फोर्स के साथ बढ़ता है। फोर्स के अलावा क्या एक्सेलरेशन किसी और फैक्टर पर भी डिपेंड करता है? आपने एवरीडे एक्सपीरियंस से आप जानते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड फोर्स लगाने पर जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मोशन में लाना हैवियर ऑब्जेक्ट की तुलना में आसान होता है। इस ऑब्जर्वेशन से हम एक सेकंड हाइपोथेसिस बना सकते हैं। स्मॉलर मास का मतलब लार्जर एक्सेलरेशन, लार्जर मास का मतलब स्मॉलर एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन है कि इस सेकंड हाइपोथेसिस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एक्टिविटी जो ऊपर करी थी हमने उसमें थोड़े वेरिएशन के साथ उसको रिपीट करते हैं। इस बार कप और उसके अंदर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन कार्ड के अंदर ज़्यादा ऑब्जेक्ट रखकर कार्ड का मास डबल कर देते हैं। इस तरह अप्लाइड फोर्स सेम रहेगा लेकिन कार्ड का जो मास है वो चेंज हो जाएगा। वेइंग स्केल की सहायता से कार्ड और उसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट का टोटल मास मेजर कर लेते हैं। अब जैसा एक्टिविटी 6.3 के स्टेप 5 और 6 को परफॉर्म किया था वो रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के, तो उस समय मीजर्ड टाइम वैल्यू की हेल्प से दोनों केस में एक्सेलरेशन का रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सेम फोर्स और इंक्रीज्ड मास, तो इसके वजह से जो एक्सेलरेशन है वो घट जाता है। इसका मतलब है कि गिवन फोर्स के लिए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। यदि मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन घटता है, यदि मास घटता है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशनशिप को न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। यह साइंस के सबसे फंडामेंटल आइडिया में से एक है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नेट फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स नेट फोर्स उस पर लगाई जाएगी, और एक्सेलरेशन डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। मैथमेटिकल देखें तो एक्सेलरेशन को ऐसे दिखा सकते हैं, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स को यदि दिखाएं तो m × a दिखा सकते हैं। a यहाँ पर एक्सेलरेशन है और f नेट फोर्स है और m यहाँ पर है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन की सेम होती है।
अब फोर्स और रिलेशनशिप में क्या, फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है? यदि मास फिक्स है तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। इसका मतलब फोर्स यदि इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। अब मास और एक्सेलरेशन की यदि बात करें, यदि फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास यदि बढ़ेगा एक्सेलरेशन घटेगा। तो ओवरऑल जो रिलेशन है A इज इक्वल टू एफ ओवर ए, तो इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसकी SI यूनिट की बात करें मास की तो ये होता है किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यदि SI यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मास यदि 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए के अनुसार यदि फोर्स निकालें तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसे बोलते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन की यदि हम डेफिनेशन बताएं तो 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है। इस मोशन के दौरान होने वाले एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसे स्मॉल g से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट भी एक्सेलरेशन के समान होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार F बराबर होता है m इंटू ए, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन बराबर होता है g। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ पर m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस के पास जो ग्रेविटी है g, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि क्विक कैलकुलेशन करें तो इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जा सकता है। 1 न्यूटन फोर्स कितना फील होता है? यदि आप अपनी पाल्म पर हथेली पर 100 ग्राम मास होल्ड करते हैं तो उस मास पर लगभग 1 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। आपकी पाल्म उस मास पर 1 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है, अर्थ के कारण होने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए डिफरेंट मास वाले फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो फ्रीली गिर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन निकल के आती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F ओवर m, इसके हिसाब से जब कार्ट पर फोर्स को डबल किया गया एक्टिविटी में 6.3 में, जब उस कार्ट पर फोर्स को डबल किया गया तो थियोरेटिकली एक्सेलरेशन भी डबल हो जाता है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में एक्सेलरेशन का इंक्रीज एग्जैक्टली 2 टाइम्स से थोड़ा कम होता है। इसी तरह एक्टिविटी 6.4 में जब कार्ट का मास डबल किया गया तो थियोरेटिकली एक्सेलरेशन हाफ होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है। इसके 2 मेन रीज़न हो सकते हैं, या तो कोई मेजरमेंट में गलती की हो या फिर कार्ट के व्हील और सरफेस के बीच फ्रैक्शन हो। इसी फ्रैक्शन के कारण एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थियोरेटिकली वैल्यू से कुछ अलग हो जाते हैं। अब है मोमेंटम क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ का मोर कंप्लीट फॉर्म मोमेंटम की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू m इंटू वी। मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के सेम होती है। मोमेंटम की टर्म्स में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यदि बताएं तो इस लॉ के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज की मैग्नीट्यूड नेट फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है और मोमेंटम में चेंज नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। यह फॉर्म उस सिचुएशन में भी एप्लीकेबल होता है जहां ऑब्जेक्ट का मास एक जैसा नहीं रहता। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को नेचर का एक फंडामेंटल लॉ माना जाता है। हमारे आसपास होने वाली कई इवेंट्स को न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। क्रिकेट गेम में आपने नोटिस किया होगा कि जब फील्डर एक फास्ट मूविंग बॉल को पकड़ता है तो बॉल कैच करने के तुरंत बाद
अपने हाथ को बॉल की मोशन के साथ धीरे से बैकवर्ड ले जाया जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसा क्यों होता है? जब फील्डर हैंड को बैकवर्ड मूव करता है तो बॉल को हाईली वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तक लाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, यानी बॉल को स्टॉप होने का टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसलिए यदि स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार F बराबर होता है m इंटू ए। स्मॉलर एक्सेलरेशन के कारण बॉल को स्टॉप करने के लिए स्मॉलर फोर्स रिक्वायर्ड होगा। इससे फील्डर के हाथों में लगने वाला फोर्स कम होता है और इंजरी यानी चोट का रिस्क भी कम होता है। अब एयरबैग्स और व्हीकल्स के एग्जाम्पल को लेके समझते हैं कि इस प्रिंसिपल के कारण व्हीकल में एयरबैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कोलिजन के दौरान व्हीकल अचानक स्टॉप हो जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है या टकराव होता है तो व्हीकल अचानक स्टॉप हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में एयरबैग बहुत जल्दी इन्फ्लेट होकर सॉफ्ट ऑफ कंप्रेसिबल कुशन एक तकिया बन जाता है। पैसेंजर का हेड और चेस्ट डायरेक्टली हार्ड स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड से हिट होने की बजाय एयरबैग में पुश होते हैं। एयरबैग इम्पैक्ट होने के टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देता है। जब स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन घट जाता है, और क्योंकि F बराबर रहता है m इंटू ए से, इसलिए एक्सेलरेशन कम होने पर पैसेंजर पर लगने वाला फोर्स भी कम हो जाता है। इससे सीरियस इंजरी का रिस्क कम हो जाता है, स्पेशली जब एयरबैग के साथ सीट बेल्ट भी प्रॉपरली यूज की जाए। अब ऐसे ही एक एग्जांपल है ब्रेकिंग ऑफ कोकोनट। क्या आपने कभी फ्रेश कोकोनट को एक ही बार में तोड़ने की कोशिश की है? कोकोनट को बहुत हाई वेलोसिटी से हार्ड सरफेस पर हिट किया जाता है। जब कोकोनट ग्राउंड से हिट करता है तो वह बहुत शॉर्ट टाइम में स्टॉप हो जाता है। वेलोसिटी में इतना बड़ा चेंज बहुत कम समय में होने के कारण कोकोनट में लार्ज एक्सेलरेशन, जिसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं, वह प्रोड्यूस होता है। और न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स बराबर रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब लार्ज एक्सेलरेशन के लिए ग्राउंड कोकोनट पर वेरी लार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है। यही लार्ज फोर्स कोकोनट के सेल को तोड़ देता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक वेटलिफ्टर बारबेल को स्टेडी होल्ड करके रखी हुई है। बार के दोनों साइड पर 10 किलोग्राम का मास लगा हुआ है और बार का खुद का मास भी 10 किलोग्राम है। बारबेल को स्टेडी रखने के लिए वेट लिफ्टर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, ये पता लगाना है। सबसे पहले बारबेल का टोटल मास कैलकुलेट करते हैं। मास ऑन लेफ्ट साइड, राइट साइड और बार का जो मास है यह आ जाता है 30 किलोग्राम। अर्थ बारबेल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, उसको निकाल लेते हैं। F कितना आएगा? m इंटू जी। m दे रखा है, m जो आया है टोटल किया है जो हमने 30, और g 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 294 न्यूटन। अर्थ बारबेल को 294 न्यूटन फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है। बारबेल को स्टेडी रखने के लिए वेट लिफ्टर को इसके बराबर का ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होता है अपवर्ड फोर्स का 294 होता है, और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना है? 294, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाता है और बारबेल जो है स्टेडी रहता है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है 6.5। एक स्टूडेंट 25 किलोग्राम के स्टेशनरी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर पुश करने की कोशिश कर रहा है। मोशन को अपोज करने वाला मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 न्यूटन है। यदि राहुल ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स से पुश करता है तो 2 सेकंड में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन और 55 न्यूटन। यदि फोर्स लगाता है वो 50 न्यूटन तो फॉरवर्ड फोर्स जो होगी 50 न्यूटन और अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो दे रखी है वो 50 न्यूटन है। दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इसलिए ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। नेट फोर्स इसमें 0 होगा। तो ब्लॉक इनिशियली स्टेशनरी है और नेट फोर्स 0 है, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार ब्लॉक स्टेशनरी ही रहेगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब यदि सेकंड केस में देखते हैं, अप्लाइड फोर्स है 55 न्यूटन।
अब स्टूडेंट्स 55 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स उस पर जो लग रहा है पहले से ही वो है 50 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन आ जाएगा दोनों का अंतर। और ब्लॉक का जो मास है वो दे रखा है 25 किलोग्राम। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एक्सेलरेशन जब निकालते हैं F ओवर ए आ जाता है और एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 ओवर 25 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 0.2 और टाइम दे रखा है 2 सेकंड। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जब t की, a की और u की वैल्यू पुट करते हैं तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये आता है 0.4 मीटर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0.4 मीटर। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्स से रिलेटेड। एक स्पोर्ट कार का मास 1500 किलोग्राम है और वह ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे दिया गया है। इसमें टाइम दे रखा है ग्राफ में और वेलोसिटी पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। अब कार पर एक्टिंग फोर्स कैलकुलेट करना है जब वह 0 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में हो, और 3 कंडीशन यहाँ दे रखी हैं, 5 to 10 और 10 to 15 सेकंड। ड्यूरिंग 0 सेकंड टू 5 सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम ग्राफ में देखते हैं तो यह एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड है। इसका मतलब है कि स्पोर्ट कार इस टाइम इंटरवल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, क्योंकि जो लाइन है वो स्ट्रेट है। अब यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी 0 और v यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँचती है 5 सेकंड में, और t यानी 5 सेकंड जो टाइम आता है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन v बराबर u प्लस at का यूज करके इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद एक्सेलरेशन आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हैं, उसमें इक्वेशन आई थी F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स इसमें हमें निकालनी है। तो फोर्स m जो दे रखा है क्वेश्चन में 1500 और एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स आ जाती है 3000 न्यूटन। एक्सेलरेशन ईस्ट डायरेक्शन में है इसलिए फोर्स भी ईस्ट डायरेक्शन में होगी। अब सेकंड वाला केस है 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में फोर्स निकालनी है। इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन में होता है। इसका मतलब है कि कार की जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू एम में रहता है। m का मास जो है वो रख देते हैं और एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ फोर्स बराबर 0 न्यूटन हो जाती है। थर्ड केस में जब हम देखते हैं ड्यूरिंग 10 सेकंड टू 15 सेकंड, इस इंटरवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है नीचे की तरफ आती हुई, लेकिन इस बार कार की वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड से डिक्रीज होकर के 0 मीटर प्रति सेकंड हो रही है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 5 सेकंड का है। तो इक्वेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद एक्सेलरेशन आता है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार जब हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स निकालते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद -3000 न्यूटन जो है फोर्स आती है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट काम कर रही है। कार ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी इसलिए फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फोर्स से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक टॉय कार का मास 100 ग्राम है और वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। टॉय कार पर जो नेट फोर्स कितनी काम करती है जो इस पर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर टॉय कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होता तो एक्सेलरेशन 0 होता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू एम में होता है। m की वैल्यू इसमें दे रखी है क्वेश्चन में 100, और एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये 0 होगा, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फोर्स बराबर 0 न्यूटन आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट
7 डिफरेंट अलग अलग मास के दो बच्चे आइडेंटिकल स्विंग्स पर बैठे हैं। दोनों को सेम इनिशियल एक्सेलरेशन देने के लिए किस बच्चे पर लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? दोनों का मास जो है अलग अलग है। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स बराबर रहता है m इंटू ए। दोनों चिल्ड्रन को सेम एक्सेलरेशन देना है, इसलिए रिक्वायर्ड फोर्स उनके मास पर डिपेंड करेगा। जिस चाइल्ड का मास ज़्यादा है उसे सेम एक्सेलरेशन देने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मास और उतनी ज़्यादा लार्ज फोर्स उसके लिए सेम एक्सेलरेशन के लिए चाहिए। तो हैवियर चाइल्ड पर लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू रहता है m इंटू ए। इसके अनुसार सेम एक्सेलरेशन के लिए फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कांच के बने हुए आइटम्स को बबल रैप या हे यानी सूखी घास में लपेट करके डैमेज होने से कैसे बचाते हैं। जब ग्लास के आइटम्स ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी सरफेस से हिट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। बबल रैप या हे सॉफ्ट कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं और ग्लास आइटम के स्टॉप होने का टाइम को बढ़ा देते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर रहता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड डिक्रीज होती है। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स बराबर रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यदि कम हो जाता है तो ग्लास आइटम पर एक्टिंग फोर्स भी कम हो जाता है, इसलिए ग्लास के टूटने या डैमेज होने का चांस कम हो जाता है। इस प्रकार बबल रैप या हे इम्पैक्ट का टाइम इंक्रीज करते हैं, जिससे एक्सेलरेशन और इम्पैक्ट फोर्स कम हो जाते हैं, इसलिए ग्लास आइटम्स डैमेज होने से बचे रहते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स एक्ट करता है तो उसकी मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्या आपको याद है कि फोर्स के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट होना जरूरी होता है। जब आप अपने फुट से पैर से किसी बॉल को पुश करते हैं तो आपको अपने फुट पर भी बॉल द्वारा लगाया गया फोर्स फील होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि इस इंटरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका आंसर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक्टिविटी के माध्यम से इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। एक व्हील्स वाली चेयर और एक लार्ज हैवी टेबल है। चेयर पर बैठिए और अपने लेग्स को फ्लोर से ऊपर रखिए। अब दोनों हाथों से टेबल को अपने से दूर पुश करो, यानी टेबल पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। क्या आपकी चेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है? जब आप टेबल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो टेबल भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है, इसलिए चेयर पीछे की तरफ मूव करती है। अब टेबल को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करो, यानी स्टेप 2 की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो। अब आपकी चेयर किस डायरेक्शन में मूव करती है? इस बार चेयर टेबल की तरफ मूव करती है। इस एक्टिविटी से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जब भी आपने टेबल पर फोर्स अप्लाई किया, टेबल ने भी आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। यानी जब तक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मूविंग ए बाइसिकल विदाउट पैडलिंग। मान लीजिए आप बाइसिकल पर बैठे हैं और बिना पैडलिंग किए फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। आप क्या करेंगे? आप अपने पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। जब आपके पैर ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं तो ग्राउंड आपके पैरों पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए आप और बाइसिकल दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका मतलब फीट पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड ग्राउंड पुश द फीट फॉरवर्ड। वॉकिंग एंड रनिंग का एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअल हम वॉक और रन भी इसी प्रिंसिपल की हेल्प से करते हैं। जब आप वॉक या रन करते हैं तो अपने पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। इसके रेस्पॉन्स में ग्राउंड आपके पैरों पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यही फॉरवर्ड फोर्स आपको आगे बढ़ाता है। यहाँ ग्राउंड द्वारा लगाया गया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसलिए इस सिचुएशन में फ्रिक्शन
मोशन को अपोज नहीं करता बल्कि हमें फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। वॉकिंग या फिर रनिंग के दौरान जब आपके पैर ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं यानी फुट बैकवर्ड साइड स्लाइड करने की कोशिश करता है, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो आपके पैर ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते समय बैकवर्ड स्लिप कर जाता और आप गिर सकते थे। इसलिए फुटवियर के सोल्स पर ग्रूव्स, खांचे जैसी स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं। ये ग्रूव्स फ्लोर और फुटवियर के सोल के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से व्हीकल के टायर्स पर भी ट्रेड्स बनाए जाते हैं। टायर ट्रेड्स रोड और टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वेट पॉलिश्ड फ्लोर पर वॉक करना कठिन क्यों होता है। जो गीला पॉलिश किया हुआ फर्श है उस पर चलना क्यों मुश्किल होता है। बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है। वाटर और स्नो से कवर्ड रोड पर ड्राइविंग करना क्यों रिस्की होता है। इन सरफेस पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए फिसलने यानी स्लिपिंग का चांस बढ़ जाता है। अब जो नेक्स्ट है, आर द टू फोर्स इक्वल। एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि इंटरेक्शन में लगने वाले दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन इसे वेरीफाई कैसे किया जा सकता है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स की मैग्नीट्यूड को मापा जा सकता है। अब एक एक्टिविटी के माध्यम से हम वेरीफाई करेंगे। दो आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, दोनों स्प्रिंग बैलेंस को टेबल पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख देते हैं, उनके हुक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। एक स्प्रिंग बैलेंस के फ्री एंड को किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट से फिक्स कर देते हैं और अपने हाथ से उसे टाइटली होल्ड करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के फ्री एंड को अपने दूसरे हैंड से पुल कर रहे हैं। प्रिडिक्ट कीजिए कि अगर दोनों सिंपल बैलेंस स्टेशनरी हैं तो उनकी स्केल रीडिंग क्या होगी। दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एक समान होनी चाहिए। अब एक्चुअली दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को पुल कीजिए। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करो और हर बार डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करो। हर बार दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग की तुलना करो। अब आप पाएंगे कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हर बार सेम होती हैं। इससे पता चलता है कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाती हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन सभी ऑब्जर्वेशन को जो हमने एक्टिविटी ऊपर करी हैं, इनको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में समराइज किया गया है। जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी समय दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। यदि सिंपल फॉर्म में देखें, फॉर एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं, लेकिन दोनों फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को कैंसल नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाता है तो फोर्स ऑफ ए ऑन बी विल बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू फोर्स ऑफ बी ऑन ए। लेकिन पहला फोर्स बी पर और दूसरा फोर्स ए पर काम करता है। एक और एग्जांपल, क्लाइंबिंग ए कोकोनट और पाल्म ट्री। न्यूटन्स थर्ड लॉ से कई डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। आपने किसी आदमी को कोकोनट ट्री या पाल्म ट्री पर चढ़ते हुए देखा होगा, पेड़ जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ट्री पर क्लाइंब करते समय पर्सन अपने टांगों से ट्री के ट्रंक को डाउनवर्ड पुश करता है। पर्सन के जो लेग्स हैं, उस आदमी के लेग्स हैं, और ट्री ट्रंक के बीच में फ्रिक्शन के कारण ट्रंक पर्सन को अपवार्ड डायरेक्शन में इक्वल फोर्स से पुश करता है। इस अपवार्ड फोर्स की सहायता से यह आदमी ट्री पर चढ़ पाता है। इसलिए स्मूथ ट्री ट्रंक पर क्लाइंब करना ज़्यादा कठिन होता, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होता। एक एग्जांपल लेते हैं हम बोट या कैनो का, जो कि डोंगी रहती है पानी में चलने वाली। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बोट या कैनो फॉरवर्ड कैसे मूव करती हैं? जब कैनुइस्ट जो उसको चलाने वाला होता है, पैडल की हेल्प से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो वाटर पैडल को इक्वल फोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। इसलिए पैडल
पुश वाटर बैकवर्ड एंड वाटर पुश पैडल फॉरवर्ड। ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर ये काम करते हैं। एक फोर्स वाटर पर और दूसरा पैडल पर एक्ट करता है, इसलिए वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। पैडल पर लगने वाला फोर्स पैडल और कैनू को फॉरवर्ड मूव करता है। यदि कैनो वाटर को हार्डर पुश करता है जोर लगा के या जान लगा के, तो पैडल पर लगने वाला फोर्स फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है। इसके कारण कैनो की वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। कैनो की स्पीड केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कैनोइस्ट कितनी जोर से पैडल मारता है। इसके अलावा कई फैक्टर्स कैनो की स्पीड को इफेक्ट करते हैं, जैसे ड्रैग, वाटर द्वारा मोशन को अपोज करने वाला फोर्स, वाटर करंट या मास ऑफ कैनो और स्टाइल ऑफ रोइंग। इसलिए कैनो की स्पीड कई डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रॉकेट लॉन्च और न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या रिलेशन है? आपने टेलीविजन पर हमारे कंट्री द्वारा किए गए कई रॉकेट लॉन्च देखे होंगे। रॉकेट का लॉन्च भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसे समझने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में एक बड़ा बैलून लो, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का एक पीस लो, उसके साथ अडेसिव टेप और एक लॉन्ग थ्रेड, 2 नेल्स या हुक्स जो अपोजिट वॉल पर लगाए जा सकें। बैलून को इन्फ्लेट कीजिए और उसकी नेक को थ्रेड के एक छोटे पीस से बांध दीजिए ताकि हवा इसकी बाहर ना निकल सके। अडेसिव टेप की हेल्प से स्ट्रॉ के पीस को बैलून की सरफेस पर स्टिक कीजिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। स्ट्रॉ को इस तरीके से लगाइए कि उसका एक एंड बैलून की नेक की तरफ पॉइंट करे, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। लॉन्ग थ्रेड को स्ट्रॉ के थ्रू पास कीजिए, उसके अंदर से धागा जो है वो जाना चाहिए ताकि इसका मूवमेंट आसान हो सके। थ्रेड के दोनों एंड्स को वॉल पर लगे नेल्स या हुक से बांध दो। अब थ्रेड को टाइट एंड स्ट्रेट रखिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब बैलून के नेक पर बंधे थ्रेड को रिमूव कर दो। ऑब्जर्व करो कि स्ट्रॉ और बैलून किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप देखेंगे कि बैलून उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उसके अंदर से हवा निकलती है। जब बैलून इन्फ्लेट होता है तो उसकी स्ट्रेच्ड मटेरियल अंदर मौजूद एयर मॉलिक्यूल पर फोर्स अप्लाई करती है। उसकी जो बैलून की दीवार है वो अंदर वाले जो एयर मॉलिक्यूल हैं उन पर फोर्स अप्लाई करती है। इसी फोर्स के कारण बैलून श्रिंक होते समय एयर को बाहर एक्सपेल करता है। जब हवा तेजी से बाहर निकलती है तो वह बैलून की मटेरियल पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है और न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि बैलून पुश द एयर इन वन डायरेक्शन एंड एयर पुश द बैलून इन अपोजिट डायरेक्शन। यही फोर्स बैलून को एयर के निकलने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है। रॉकेट भी इसी प्रिंसिपल पर मूव करता है। रॉकेट का इंजन गैस प्रोड्यूस करता है जिसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाई स्पीड से छोड़ता है, एक्सपेल करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार ये गैस रॉकेट पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करती है, इसलिए रॉकेट पुश गैसेस डाउनवर्ड। रॉकेट तो गैस को छोड़ता है डाउनवर्ड में, लेकिन गैस पुश द रॉकेट अपवर्ड। यदि रॉकेट पर एक्टिंग अपवर्ड फोर्स उसके वेट से बड़ा है, यानी अपवर्ड फोर्स वेट से ज़्यादा है, इसलिए रॉकेट पर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है। अब है व्हाट हैपन्स इफ द रॉकेट फायर्स इट्स इंजन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। व्हाट हैपन्स इफ ए रॉकेट फायर्स इट्स इंजन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि जो फायर है वो पीछे की बजाय आगे भी निकलने लगे तो रॉकेट में क्या होगा? मान लो कोई रॉकेट है, स्पेस में पहले से ही मूव कर रहा है। यदि रॉकेट का इंजन इस तरीके से फायर किया जाए कि गैस रॉकेट की डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्सपेल हो तो क्या होगा? यानी गैस पीछे की बजाय इंजन की साइड में आगे की तरफ एक्सपेल हो तो एग्जॉस्ट गैस रॉकेट पर उसकी मोशन का अपोज करेगी, उसको आगे जाने से रोकेगी। इससे रॉकेट की वेलोसिटी घट जाएगी और रॉकेट स्लो डाउन हो जाएगा। एक एग्जांपल है चंद्रयान 3, उसमें विक्रम लैंडर जो है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रोसेस का यूज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर द्वारा किया गया था। विक्रम लैंडर ने अपने इंजन का यूज करके अपनी वेलोसिटी को रिड्यूस किया।
इससे लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल रीजन के पास सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी अटेन की, कम वेलोसिटी अटेन की, यानी इंजन द्वारा प्रोड्यूस फोर्स ने लैंडर की मोशन को कम कर दिया और वो आसानी से उतर गया। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा दो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक्ट होते हैं, इसलिए वे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस या कैंसिल नहीं करते। उदाहरण के लिए रॉकेट गैस को डाउनवार्ड फोर्स करता है और गैस रॉकेट को अपवार्ड फोर्स लगाती है। यहाँ एक फोर्स गैस पर काम करता है और दूसरा फोर्स रॉकेट पर लगता है, इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। लेकिन यदि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पर यदि लगें तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। जब एक फायर पर्सन पानी निकालने वाली पाइप को होल्ड करता है तो कभी कभी उसे पाइप को संभालने में कठिनाई डिफिकल्टी होती है। ऐसा क्यों होता है? जब पाइप से वाटर हाई स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलता है तो पाइप वाटर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार वाटर भी पाइप पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। इस बैकवर्ड फोर्स को हैंडल करने के लिए फायर पर्सन को काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए हाई स्पीड वाटर निकलते समय पाइप को होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस प्रकार वाटर के तेजी से फॉरवर्ड निकलने के कारण पाइप पर इक्वल एंड अपोजिट बैकवर्ड फोर्स लगता है, इसलिए फायर पर्सन को पाइप होल्ड करने में कठिनाई होती है। वाटर पुश्ड फॉरवर्ड, वाटर पुश्ड बैकवर्ड, दो प्रकार की फोर्स इसमें लगती हैं। चैप्टर 4। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मान लीजिए एक स्पेस क्राफ्ट स्पेस के एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां उस पर एक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स नेलिजिबल है, यानी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। वह अपनी वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकता है? स्पेस क्राफ्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करने के लिए अपने इंजन या थ्रस्टर्स का यूज कर सकता है। जब स्पेस क्राफ्ट का इंजन गैस को एक डायरेक्शन में एक्सपेल करता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार गैस स्पेस क्राफ्ट पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। इस फोर्स के कारण स्पेस क्राफ्ट का एक्सेलरेशन होता है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए गैस को मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपेल किया जा सकता है। वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए गैस को मोशन की डायरेक्शन में एक्सपेल किया जाता है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए सूटेबल डायरेक्शन में थ्रस्टर्स फायर किए जा सकते हैं। इस प्रकार स्पेसक्राफ्ट अपने इंजन या थ्रस्टर से गैस एक्सपेल करके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है और अपनी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में यहाँ हम सीखते हैं। आपने पहली क्लासेस में कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ केवल कॉन्टैक्ट फोर्स पर ही एप्लीकेबल होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ सभी टाइप के फोर्स पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो हमें एवरीडे मैकेनिकल सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 3 फिगर दिखाए गए हैं। फर्स्ट फिगर में 2 बार मैग्नेट एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। दूसरे फिगर में 2 सिमिलर चार्ज बैलून इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। और थर्ड में फोर्स ऑन फ्रूट बाय द अर्थ और फोर्स ऑन अर्थ बाय द फ्रूट, यानी जितना फ्रूट अर्थ पर लगाता है और अर्थ जितना फ्रूट पर लगाती है, वो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एप्लाइड फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं होता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, अर्थ और फ्रूट एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। फिर फ्रूट अर्थ की तरफ मूव क्यों करता है, जबकि अर्थ फ्रूट की तरफ मूव करती हुई दिखाई क्यों नहीं देती? इसका आंसर है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार अर्थ और फ्रूट एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अर्थ और फ्रूट के मास में बहुत बड़ा अंतर है। हम जानते हैं कि फोर्स बराबर रहता है m इंटू ए के, इसलिए एक्सेलरेशन रहता है F अपॉन m। इस इक्वेशन से पता चलता है कि यदि फोर्स
समान हैं तो जितना ज़्यादा मास होगा लार्जर मास के लिए एक्सेलरेशन बहुत स्मॉलर होगा और स्मॉलर मास के लिए एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। अर्थ का मास फ्रूट की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ्रूट द्वारा अर्थ पर लगाए गए फोर्स के कारण अर्थ में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इसलिए अर्थ की मोशन को नोटिस करना प्रैक्टिकली असंभव यानी इम्पॉसिबल होता है। दूसरी तरफ फ्रूट का मास बहुत कम है, इसलिए उसमें कंपैरेटिवली लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसका मास बहुत कम हो जाने के कारण, और वह अर्थ की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल, एक 0.1 किलोग्राम बुलेट को 5 किलोग्राम गन से 2 न्यूटन फोर्स के साथ फायर किया जाता है। बुलेट फायर होने पर गन रिकॉइल यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। बुलेट और गन की इनिशियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार यदि गन बुलेट पर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती है तो बुलेट भी गन पर 2 न्यूटन का इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी। इसलिए गन पर रिकॉइल फोर्स जो होगा वो 2 न्यूटन होगा। तो एक्सेलरेशन जब गन का निकालेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू रहता है m × a, और जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फोर्स अपॉन मास आ जाता है। अब गन के लिए फोर्स दे रखा है 2 न्यूटन और मास दे रखा है 5 किलोग्राम, इसलिए इसका एक्सेलरेशन सोल्व करने पर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। यह एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब निकालते हैं बुलेट का एक्सेलरेशन। बुलेट के लिए फोर्स बराबर है जितनी गन के लिए है और इसका मास जो है 0.1 kg है। सोल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन F/m निकलता है और एक्सेलरेशन इसका आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब तक आपने न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन को मेनली सिंगल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना सीखा है। इन लॉज की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या न्यूटन्स लॉ को 2 या 2 से अधिक कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है? इसके लिए हम कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 कनेक्टेड बॉक्स दिखाए गए हैं। मान लीजिए M1 और M2 मास के 2 बॉक्स एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हैं जो बहुत स्मूथ है और वहाँ पर फ्रिक्शन 0 है, और एक स्ट्रिंग से दोनों कनेक्ट हैं। जैसा कि इस फिगर में ये स्ट्रिंग दिखा रखी है, ये 2 बॉक्स हैं और इधर इसको राइट साइड में फोर्स लगाई जाती है। एक एक्सटर्नल फोर्स F1 बॉक्स 1 को राइट डायरेक्शन में पुल करता है। बॉक्स 1 स्ट्रिंग के थ्रू बॉक्स 2 पर फोर्स अप्लाई करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार बॉक्स 2 भी स्ट्रिंग के थ्रू बॉक्स 1 पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। स्ट्रिंग द्वारा लगाए गए इस फोर्स को टेंशन कहते हैं। अब बॉक्स 1 पर जो फोर्स लगाई गई है अप्लाइड फोर्स जो राइट डायरेक्शन में, और एक है टेंशन जो लेफ़्ट डायरेक्शन में लगता है। तो नेट जो फोर्स बॉक्स 1 पे आता है फोर्स ऑफ राइट डायरेक्शन, सब इसमें से माइनस करते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में जो टेंशन है। अब इसी प्रकार बॉक्स सेकंड पर देखते हैं फोर्स कौन कौन सी लगती हैं। इस पर टेंशन फोर्स जो है राइट डायरेक्शन में एक्ट करता है केवल। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों बॉक्स की एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले एनालिसिस ईच बॉक्स सेपरेटली, हम हर एक बॉक्स को पर लगे गई नेट फोर्स को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma का यूज करके हर एक बॉक्स की एक्सेलरेशन को पता लगा सकते हैं। यह है लेकिन इससे भी एक सिंपल मेथड दूसरा है कि दोनों बॉक्स को एक ही सिस्टम माना जाए। अब हम बॉक्स फर्स्ट, स्ट्रिंग और बॉक्स 2 तीनों को एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं। जब हम कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक सिंगल सिस्टम मानते हैं तो सिस्टम के अंदर लगने वाले फोर्स को इंटरनल फोर्स कहते हैं और सिस्टम के बाहर लगने वाले फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। इस एग्जाम्पल में जो टेंशन T है ये एक इंटरनल फोर्स है। अप्लाइड फोर्स है जो बॉक्स 1 पर लगाया गया वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। जब पूरे सिस्टम की मोशन को हम एनालिसिस करते हैं तो इंटरनल टेंशन फोर्स को अलग कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती,
क्योंकि वे सिस्टम के अंदर ही लगाया जाता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर लगाया गया एक्सटर्नल नेट फोर्स जो होता है वो F होता है। और टोटल मास यदि सिस्टम का माने तो बॉक्स फर्स्ट और बॉक्स सेकंड दोनों का मास m1 और m2 को जोड़ देते हैं, m1 प्लस m2। तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला है m इंटू ए। अब m यहाँ पर दोनों का जोड़ m1 प्लस m2 इंटू ए, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। यही पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी। तो दो कनेक्टेड बॉक्स का सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करता है जैसे कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जिसका टोटल मास m1 प्लस m2 है। इसलिए एक्सेलरेशन होगा जो सिस्टम का वो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास होगा। यदि हम दोनों बॉक्स की मोशन को अलग अलग एनालाइज करें जैसा आप हायर ग्रेड में सीखेंगे तो भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार यह दिखाता है कि न्यूटन्स लॉ का यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट की मोशन को भी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब कुछ दूसरी भी एक्सटर्नल फोर्स लगती हैं इस सिस्टम पर। फोर्स F के अलावा सिस्टम पर कुछ और एक्सटर्नल फोर्स जो काम करती हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है। N1 और N2 फोर्स जो ग्राउंड से लगती हैं बॉक्स पर, और M1 और M2 इनको mg बोलेंगे, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती हैं। दोनों बॉक्स पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। बॉक्स 1 पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है m1 इंटू जी, और इसी प्रकार बॉक्स सेकंड वाले पर जो फोर्स लगती है m2 जी। इस प्रकार जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी इन दोनों को जोड़ देंगे, m1 प्लस m2 इंटू जी। ये डाउनवार्ड डायरेक्शन में होते हैं। और एक रहती है नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड अप्लाई करता है दोनों बॉक्स पर, जैसे फर्स्ट बॉक्स पर N1 और सेकंड बॉक्स पर N2। इस प्रकार जो टोटल जो नॉर्मल फोर्स आती है वो आती है N1 प्लस N2। ये अपवार्ड डायरेक्शन में होती है। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स ये दोनों ये ऊपर की तरफ रहती है, ये दोनों बैलेंस्ड होती हैं। इसलिए दोनों का जो वैल्यू है N1 प्लस L2 ये दोनों बराबर N1 प्लस N2 इज इक्वल टू M1 G प्लस M2 G। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आती है 0 आती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स F ही सिस्टम को एक्सेलरेट करती है। जब आप वॉक करते हैं तो आपके आर्म और लेग काफ़ी कम्प्लेक्स मैनर में मूव करते हैं, फिर भी आपकी ओवरऑल मोशन को स्टडी करने के लिए पूरी बॉडी को एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सिस्टम माना जा सकता है। इससे मोशन का एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। यही साइंस का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। साइंस ऑफन बिकम्स सिंपलर व्हेन वी स्टॉप लुकिंग एट इंडिविजुअल पार्ट एंड स्टार्ट लुकिंग एट द होल सिस्टम। इसका मतलब है कि साइंस को समझना आसान हो जाता है जब हम किसी चीज़ के सिर्फ एक पार्ट को अलग से देखने की बजाय पूरे सिस्टम को देखते हैं और समझते हैं कि सभी पार्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।